क्या हो अगर एक बेगुनाह इंसान को ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया हो, लेकिन वही इंसान सिर्फ एक छोटे से हथौड़े की मदद से इतिहास रच दे। आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसने उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ा। आखिर उसने ये नामुमकिन कारनामा कैसे किया, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सुबह सुबह शॉशैंक जेल से होती है, जहां रोज की तरह कैदियों की गिनती चल रही होती है। सभी कैदी अपनी अपनी बैरकों से बाहर निकलकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और गार्ड एक एक करके उनकी गिनती करने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है। तभी एक गार्ड की नज़र कैदी नंबर 245 एंडी डुफ्रेन पर पड़ती है, जो अपनी कोठरी से बाहर ही नहीं आता। गार्ड गुस्से में एंडी की सेल के पास पहुंचता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि अंदर या तो वो बीमार हो या फिर मरा हुआ, वरना उसकी खैर नहीं। लेकिन अगले ही पल गार्ड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एंडी की कोठरी पूरी तरह खाली होती है। ये देखते ही पूरे जेल में खतरे का अलार्म बज उठता है। गार्ड तेजी से हर तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि बाकी कैदी घबराकर नींद से जाग जाते हैं। तभी जेल का वार्डन नॉर्टन गुस्से से एंडी की सेल में पहुंचता है और सभी से जवाब मांगने लगता है, खासकर रेड से, क्योंकि एंडी और रेड हमेशा साथ दिखाई देते थे। लेकिन रेड को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर एंडी कहाँ गायब हो गया। गुस्से में वार्डन एंडी की मेज पर रखा एक छोटा सा पत्थर उठाकर दीवार की ओर फेंक देता है, मगर पत्थर दीवार से टकराकर वापस आने की बजाय एंडी के बिस्तर के पास लगे पोस्टर को चीरते हुए उसके आर पार निकल जाता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। गार्ड धीरे धीरे पोस्टर हटाते हैं और उसके पीछे एक लंबी सुरंग देखकर दंग रह जाते हैं, जो सीधे जेल की बाहरी दीवार के पार जाती थी। उसी पल सबको समझ आ जाता है कि नामुमकिन समझी जाने वाली घटना सच हो चुकी है। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाने वाली शॉशैंक से एक कैदी फरार हो चुका था। इसके बाद पुलिस जेल के आसपास के पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर देती है। तलाश के दौरान उन्हें एक पुरानी जेल की वर्दी, एक छोटा सा रॉक हैमर और बाहर टूटी हुई सीवर पाइप मिलती है। किसी की समझ में नहीं आता कि इतना छोटा औजार इस्तेमाल करके कोई इंसान ठोस कंक्रीट में सुरंग कैसे बना सकता है। यहीं से कहानी कई साल पीछे चली जाती है। बरसात की एक रात एंडी डुफ्रेन नाम का एक बैंक कर्मचारी अपनी कार में अकेला बैठा होता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है। उसी शाम उसे पता चला था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में है। शराब के नशे और टूटे हुए दिल के साथ एंडी गुस्से में दोनों को मारने के इरादे से उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो कोई कदम उठाता उससे पहले ही कोई और उन दोनों का कत्ल कर चुका होता है। बदकिस्मती से इस पूरे मामले का शक सीधे एंडी पर जाता है। अदालत में सरकारी वकील उसकी कहानी का एक एक हिस्सा गलत साबित कर देता है। गवाह बताते हैं कि एंडी को घर के बाहर देखा गया था, हत्या में चली गोलियां उसकी बंदूक से मेल खाती थीं और कुछ समय पहले उसका अपनी पत्नी से झगड़ा भी हुआ था। हर सबूत उसी को कातिल साबित करता दिखाई देता है। इन सभी सबूतों की वजह से एंडी पूरी तरह दोषी दिखाई देने लगता है। वो बार बार अदालत को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या नहीं की, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। आखिरकार जज उसे दोहरे हत्याकांड के अपराध में लगातार 2 उम्र कैद की सजा सुना देता है। कुछ समय बाद एंडी को बाकी नए कैदियों के साथ शॉशैंक जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही जेल का विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, सभी नए कैदी अपने सामने खड़ी ऊंची ऊंची धूसर दीवारों को देखकर सहम जाते हैं। उसी दौरान गार्ड जोर जोर से आदेश देने लगते हैं, जबकि हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी पूरे जेल परिसर में ऐसे गश्त कर रहे होते हैं मानो किसी युद्ध क्षेत्र की निगरानी कर रहे हों। जेल के मैदान में पहले से मौजूद पुराने कैदी नए कैदियों को उत्सुकता से देखते रहते हैं। उनके लिए ये किसी तमाशे से कम नहीं होता। वे आपस में शर्त लगाने लगते हैं कि पहली रात सबसे पहले कौन सा नया कैदी टूटकर रोएगा। ज्यादातर लोग एक मोटे और बेहद डरे हुए कैदी पर दांव लगाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन रेड की नजर चुपचाप लाइन में खड़े एंडी पर टिक जाती है। एंडी बिना किसी से बात किए पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। उसकी यही खामोशी रेड को अलग महसूस होती है, इसलिए वो बाकी लोगों से अलग एंडी पर दांव लगा देता है। इसके बाद सभी नए कैदियों के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली जाती है और फिर उन्हें उनकी अपनी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। रात को लाइट बंद होने से पहले वार्डन नॉर्टन सभी नए कैदियों के सामने आता है। वो खुद को एक धार्मिक और नेक इंसान की तरह पेश करते हुए सभी को चेतावनी देता है कि शॉशैंक जेल के नियम बेहद सख्त हैं और उनका पालन हर हाल में करना होगा। उसके बाद जेल का सबसे खौफनाक गार्ड कैप्टन हैडली आगे बढ़ता है और साफ शब्दों में धमकी देता है कि जो भी नियम तोड़ेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहली ही रात नए कैदियों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होती। पुराने कैदी अपनी अपनी कोठरियों से लगातार चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ ही देर में वही मोटा कैदी पूरी तरह टूट जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है और घर जाने की गुहार लगाने लगता है।
उसकी चीखें पूरे जेल में गूंजने लगती हैं। तभी कैप्टन हैडली गुस्से से सेल ब्लॉक में पहुंच जाता है। वो उस कैदी को चुप रहने का आदेश देता है, लेकिन डर के मारे वो खुद को संभाल नहीं पाता और लगातार रोता रहता है। आखिरकार हैडली का गुस्सा फूट पड़ता है। गार्ड उस कैदी को घसीटकर बाहर निकालते हैं और बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी सभी कैदी खामोशी से ये सब सुनते रहते हैं। उसकी दर्दनाक चीखें कई मिनट तक सुनाई देती हैं और फिर अचानक हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इसके बाद हैडली सबको धमकी देते हुए कहता है कि अगर रात भर किसी ने जरा सी भी आवाज निकाली तो उसका भी वही हाल होगा और उसे सीधे अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। अगली सुबह सभी कैदियों को पता चलता है कि पिछली रात जिस कैदी की पिटाई हुई थी उसकी मौत हो चुकी है। उसका नाम तक किसी को याद नहीं रहता, लेकिन रेड एक अजीब बात जरूर नोटिस करता है। पूरी रात एंडी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो अपनी कोठरी में बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे उसके आसपास कुछ हुआ ही न हो। अगले कई हफ्तों तक एंडी किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी शांति और पढ़े लिखे स्वभाव को देखकर ज्यादातर कैदी उसे कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन रेड के मन में उसके लिए धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद एंडी खुद रेड के पास आता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि रेड जेल के अंदर जरूरत का सामान मंगवाने का इंतजाम कर सकता है। एंडी उससे एक छोटा सा रॉक हैमर मंगवाने की बात करता है। शुरुआत में रेड को शक होता है, क्योंकि जेल के अंदर औजार मंगवाने का मतलब अक्सर किसी मुसीबत से होता है। लेकिन जब वो उस हथौड़े का बेहद छोटा आकार देखता है तो हंस पड़ता है। उसे लगता है कि इतनी छोटी चीज से जेल की दीवार तोड़ने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। आखिरकार वो एंडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद एंडी को वो छोटा रॉक हैमर एक पैकेट के अंदर छिपाकर मिल जाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी और भी मुश्किल होने लगती है। शॉशैंक जेल का एक खतरनाक गैंग, जिसे द सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, लगातार एंडी को अपना निशाना बनाने लगता है। उनका सरगना बॉग्स खास तौर पर एंडी के पीछे पड़ जाता है। जब भी एंडी उन्हें अकेला मिलता, वे उसे बुरी तरह पीटते और उसके साथ जबरदस्ती करते। एंडी हर बार उनका डटकर मुकाबला करता, लेकिन ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। उसके शरीर पर चोटों और जख्मों के निशान बढ़ते जाते हैं, फिर भी वो अंदर से कभी पूरी तरह नहीं टूटता। एक दिन एंडी, रेड और कुछ दूसरे कैदियों को जेल की छत की मरम्मत का काम सौंपा जाता है। तेज धूप में काम करते समय कैप्टन हैडली अपने साथी गार्ड से शिकायत करता है कि उसके मृत भाई की छोड़ी हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। एंडी उनकी बातचीत सुन लेता है। उसे एहसास होता है कि वित्तीय जानकारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए वो सावधानी से हैडली के पास जाकर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। मिस्टर हैडली, क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है? ये सुनते ही हैडली आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि एंडी उसका मजाक उड़ा रहा है। वो तुरंत एंडी को पकड़कर छत के किनारे तक ले जाता है और लगभग नीचे फेंक ही देता है। ये देखकर बाकी कैदी डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि हैडली बिना किसी हिचकिचाहट के किसी की भी जान ले सकता है। तभी एंडी जल्दी से समझाता है कि अगर वो उस पैसे को कानूनी तरीके से अपनी पत्नी के नाम टैक्स फ्री गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर कर दे तो उसका ज्यादातर पैसा बच सकता है। धीरे धीरे हैडली को एहसास होता है कि एंडी सच कह रहा है। कागजी कार्रवाई में मदद करने के बदले एंडी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ इतना कहता है कि छत पर काम कर रहे सभी कैदियों को ठंडी बियर पिलाई जाए। कुछ दिनों बाद सभी कैदी धूप में छत पर बैठकर बियर पी रहे होते हैं। कई सालों बाद उन्हें पहली बार कुछ पल ऐसे महसूस होते हैं जैसे वे सचमुच आजाद इंसान हों। लेकिन एंडी खुद बियर की एक बूंद भी नहीं पीता। वो बस चुपचाप बैठकर अपने साथियों के चेहरों पर खुशी देखता रहता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। उस दिन के बाद जेल के लगभग सभी कैदी एंडी का सम्मान करने लगते हैं। रेड को भी अब यकीन हो जाता है कि एंडी डुफ्रेन इस जेल के बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग इंसान है। छत वाली घटना के बाद एंडी धीरे धीरे शॉशैंक के सबसे सम्मानित कैदियों में शामिल हो जाता है। अब गार्ड भी टैक्स, पैसों और दूसरे वित्तीय मामलों में सलाह लेने के लिए उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि एंडी की समझ जेल के बाहर मौजूद कई वकीलों से भी बेहतर है। यहाँ तक कि वही कैप्टन हैडली, जिसने कभी उसे छत से नीचे फेंकने की कोशिश की थी, अब उसके साथ पहले से कहीं बेहतर व्यवहार करने लगता है। उधर रेड भी एंडी में बड़ा बदलाव महसूस करता है। जेल आने के बाद पहली बार एंडी खुलकर लोगों से बातें करने लगता है। कभी कभी मजाक भी करता है और खाने के समय बाकी कैदियों के साथ बैठने लगा था। ऐसा लगने लगता है कि अब वो जेल की जिंदगी में खुद को ढाल चुका है। लेकिन द सिस्टर्स का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक रात बॉग्स और उसका गैंग जेल की लॉन्ड्री में फिर से एंडी को अकेला घेर लेते हैं। इस बार एंडी पहले से कहीं ज्यादा जोरदार मुकाबला करता है और किसी भी कीमत पर उनके सामने झुकने से इनकार कर देता है। गुस्से में गैंग उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो मौत के करीब पहुंच जाता है। एंडी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे 1 महीने से भी ज्यादा समय तक जेल के अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाता। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं रहते।
हमले के बाद जब बॉग्स एकांत कारावास से बाहर आता है तो कैप्टन हैडली को एंडी के साथ हुई पूरी घटना का पता चलता है। अब तक एंडी कई गार्डों के वित्तीय काम संभालने लगा था, इसलिए हैडली उसे एक काम का आदमी समझने लगा था। बिना कोई चेतावनी दिए हैडली और कुछ गार्ड बॉग्स को पकड़कर ले जाते हैं और उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। उस दिन के बाद द सिस्टर्स का कोई भी सदस्य फिर कभी एंडी के पास आने की हिम्मत नहीं करता। कुछ समय बाद जब एंडी पूरी तरह ठीक होकर अपनी कोठरी में लौटता है तो उसे रेड की तरफ से भेजा गया रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है। एंडी मुस्कुराकर रेड का धन्यवाद करता है और उस पोस्टर को अपने बिस्तर के पास दीवार पर बड़े सलीके से टांग देता है। कुछ ही समय बाद वार्डन नॉर्टन खुद एंडी की कोठरी का निरीक्षण करने पहुंचता है। दूसरे गार्डों से अलग नॉर्टन हमेशा शांत और धार्मिक होने का दिखावा करता है। वो बार बार बाइबल की बातें करता है और खुद को एक नेक इंसान साबित करने की कोशिश करता रहता है। वो एंडी के हाथ में बाइबल देखकर खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर रीटा हेवर्थ के पोस्टर पर पड़ती है। वैसे तो जेल के नियमों के अनुसार ऐसे पोस्टर लगाना मना था, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नॉर्टन एंडी को उसे हटाने के लिए नहीं कहता। जाने से पहले वो एंडी को बाइबल सौंपते हुए एक ऐसी बात कहता है जो आगे चलकर बेहद अहम साबित होती है। वो कहता है, मोक्ष का रास्ता इसी के भीतर छिपा है। कुछ समय बाद एंडी को जेल में एक नई जिम्मेदारी मिलती है। अब उसे कठोर मेहनत वाले काम से हटाकर जेल की लाइब्रेरी में भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात ब्रूक्स नाम के एक बुजुर्ग कैदी से होती है, जिसने अपनी लगभग पूरी जिंदगी शॉशैंक जेल के भीतर ही गुजार दी थी। शुरुआत में लाइब्रेरी बहुत छोटी और पुरानी हालत में होती है। वहां न तो ढंग की किताबें होती हैं और न ही कोई कैदी वहां आने में दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन एंडी पहले ही दिन से उसे बेहतर बनाने की ठान लेता है। हर हफ्ते वो राज्य की सीनेट को चिट्ठियां लिखकर लाइब्रेरी के लिए फंड, नई किताबें और जरूरी सामान की मांग करता है। जेल प्रशासन उसकी किसी भी चिट्ठी पर ध्यान नहीं देता, फिर भी एंडी बिना हार माने हर हफ्ते लगातार नई चिट्ठी भेजता रहता है। इसी बीच पूरे शॉशैंक में उसकी इज्जत और बढ़ने लगती है। अलग अलग बैरकों के गार्ड अब वित्तीय सलाह लेने के लिए उसके पास आने लगते हैं। एंडी उनकी टैक्स, निवेश, बीमा और बचत से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। धीरे धीरे हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुद वार्डन नॉर्टन भी अपने गुप्त वित्तीय कामों में एंडी की मदद लेने लगता है। असल में नॉर्टन जेल के कैदियों से बेहद कम मजदूरी पर बाहर काम करवाकर अवैध तरीके से भारी मुनाफा कमाता था। इस काले धन को छिपाने के लिए वो एंडी से मनी लॉन्ड्रिंग करवाता है। इसी मकसद से एंडी रैंडल स्टीवंस नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर नकली बैंक अकाउंट तैयार करता है। कागजों में रैंडल स्टीवंस पूरी तरह असली इंसान दिखाई देता है। उसके नाम से हस्ताक्षर, पहचान पत्र और सभी वित्तीय दस्तावेज मौजूद होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन जेल में अचानक एक चौंकाने वाली घटना घटती है। लाइब्रेरी के अंदर ब्रूक्स अचानक एक कैदी को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर गार्ड तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ब्रूक्स जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार कहता है कि वो जेल छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। कुछ देर बाद सभी कैदियों को सच्चाई पता चलती है। दरअसल शॉशैंक जेल में 50 साल बिताने के बाद ब्रूक्स की पैरोल मंजूर हो चुकी थी। लेकिन जहां किसी और को यह खबर खुशी देती, वहीं ब्रूक्स बुरी तरह डर गया था। जेल ही अब उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। जेल के बाहर उसका न कोई परिवार था, न कोई दोस्त और न ही उसे इस बदल चुकी दुनिया में जीने का कोई तरीका मालूम था। तब रेड एंडी को समझाता है कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के कारण ब्रूक्स पूरी तरह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है। अब उसे जेल से ज्यादा आजादी डराने लगी है। आखिरकार ब्रूक्स को रिहा कर दिया जाता है। कई दशकों बाद वो पहली बार ऐसी सड़कों पर चलता है जहां तेज रफ्तार गाड़ियां, भीड़ और शोर शराबा उसे बिल्कुल अजनबी लगता है। वो सामान्य जिंदगी में खुद को ढालने की बहुत कोशिश करता है। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और किराने की दुकान में नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन हर दिन वो पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। हर रात उसके मन में सिर्फ शॉशैंक जेल की यादें ही घूमती रहती हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि जेल की जिंदगी बाहर की दुनिया से कहीं आसान थी। आखिरकार वो इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाता। अपने कमरे की लकड़ी की बीम पर ब्रूक्स वॉज हियर लिखने के बाद वो वहीं फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। जब शॉशैंक जेल में ये दुखद खबर पहुंचती है तो सभी कैदी गहरे सदमे में आ जाते हैं। एंडी भी लंबे समय तक खामोशी से ब्रूक्स के बारे में सोचता रहता है। इसी दौरान एंडी की लगातार लिखी गई चिट्ठियां आखिरकार रंग लाती हैं। राज्य की सीनेट उसकी लाइब्रेरी के लिए किताबों, रिकॉर्ड्स और थोड़ी सी आर्थिक सहायता से भरे कई डिब्बे भेजती है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते, लेकिन एंडी इससे भी संतुष्ट नहीं होता। वो और ज्यादा फंड हासिल करने के लिए पहले से भी अधिक चिट्ठियां लिखना शुरू कर देता है। एक दिन दान में आए रिकॉर्ड्स को देखते समय एंडी को एक क्लासिकल ओपेरा की रिकॉर्डिंग मिलती है। उसे अचानक एक अनोखा ख्याल आता है।
वार्डन के दफ्तर में काम करते हुए वो चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, फिर उस रिकॉर्ड को पूरे जेल से जुड़े लाउडस्पीकर सिस्टम पर चला देता है। अगले ही पल मधुर ओपेरा संगीत शॉशैंक जेल के हर गलियारे, हर बैरक और पूरे प्रांगण में गूंज उठता है। ये सुनते ही सभी कैदी हैरानी से ठहर जाते हैं, यहाँ तक कि गार्ड भी कुछ पल के लिए अपनी जगह पर रुक जाते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जेल की ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और कैद का एहसास कुछ देर के लिए गायब हो गया हो। वो सुरीला संगीत हर कैदी को ये याद दिलाता है कि इन दीवारों के बाहर आज़ादी अब भी मौजूद है। हालांकि वहां मौजूद किसी भी कैदी को उस गीत के शब्द समझ नहीं आते, लेकिन उसकी भावना हर कोई महसूस कर लेता है। आखिरकार गार्ड दफ्तर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और एंडी को पकड़ लेते हैं। उसकी इस हरकत की सजा के तौर पर वार्डन नॉर्टन उसे पूरे 2 हफ्तों के लिए एकांत कारावास में भेज देता है। 2 हफ्ते बाद जब एंडी वापस लौटता है तो रेड उससे पूछता है कि क्या कुछ मिनटों का वो संगीत सुनाने के लिए इतनी बड़ी सजा भुगतना सचमुच सही था। एंडी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि इंसान से कुछ चीजें कभी नहीं छीनी जा सकती, उनमें से एक है उम्मीद। लेकिन रेड तुरंत उसकी बात से असहमत हो जाता है। उसके मुताबिक शॉशैंक जैसी जेल में उम्मीद रखना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यही उम्मीद आखिर में इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कई दशक जेल में बिताने और बार बार पैरोल ठुकराए जाने के बाद रेड का मानना था कि उम्मीद सिर्फ निराशा देती है, मगर एंडी की सोच कभी नहीं बदलती। शॉशैंक की जिंदगी चाहे जितनी भी बेरहम क्यों न हो, उसे हमेशा विश्वास रहता है कि एक दिन वो इस जेल से आजाद होकर जरूर बाहर निकलेगा। समय यूं ही बीतता रहता है और धीरे धीरे एंडी जेल की छोटी सी लाइब्रेरी को पूरे शॉशैंक की सबसे बेहतरीन जगह बना देता है। नई नई किताबें आने लगती हैं, अलमारियां बढ़ने लगती हैं और जो कैदी पहले अपना समय लड़ाई, झगड़ों या जुए में बिताते थे, वे अब शांति से बैठकर किताबें पढ़ने और परीक्षाओं की तैयारी करने लगते हैं। एंडी यहीं नहीं रुकता, वो कई कैदियों को पढ़ाना भी शुरू कर देता है ताकि जेल से बाहर निकलने से पहले वे अपनी पढ़ाई पूरी करके डिप्लोमा हासिल कर सकें। कई सालों बाद पहली बार कुछ कैदियों को ये विश्वास होने लगता है कि इन दीवारों के बाहर भी उनका एक भविष्य हो सकता है। उधर वार्डन नॉर्टन पहले से कहीं ज्यादा अमीर बनता जा रहा था। वो कैदियों से बेहद सस्ते में काम करवाकर पूरे राज्य में निर्माण के बड़े बड़े ठेके हासिल कर लेता था, क्योंकि इतनी कम लागत में कोई दूसरी कंपनी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। सारा कठिन काम कैदी करते थे, जबकि असली मुनाफा चुपचाप नॉर्टन की जेब में जाता रहता था। इस पूरे काले कारोबार का हिसाब किताब एंडी ही संभालता था। अपनी बैंकिंग की समझ का इस्तेमाल करते हुए वो रैंडल स्टीवंस नाम के उसी काल्पनिक व्यक्ति के खातों के जरिए हजारों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करता रहता है। इतना ही नहीं, एंडी नकली हस्ताक्षर, टैक्स रिकॉर्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी इतनी सफाई से तैयार करता है कि किसी को जरा भी शक नहीं होता। नॉर्टन अब उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि एंडी चुपचाप हर वित्तीय दस्तावेज की एक एक कॉपी अपने पास भी संभाल कर रख रहा है। फिर साल 1965 में शॉशैंक जेल में नए कैदियों का एक और जत्था आता है। उनमें टॉमी विलियम्स नाम का एक युवा और बेहद ऊर्जावान कैदी भी शामिल होता है। बाकी कैदियों से अलग टॉमी बहुत बातूनी, मजाकिया और हमेशा हंसते रहने वाला इंसान था। कुछ ही दिनों में वो रेड और उसके साथियों का अच्छा दोस्त बन जाता है। उसकी मौजूदगी जेल के नीरस माहौल में एक नई ताजगी भर देती है। धीरे धीरे टॉमी लाइब्रेरी में एंडी के साथ समय बिताने लगता है। क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसलिए एंडी उसे डिप्लोमा परीक्षा की तैयारी करवाने का फैसला करता है। शुरुआत में टॉमी पढ़ाई को मजाक में लेता है और बिल्कुल गंभीर नहीं होता, लेकिन समय के साथ वो सचमुच मेहनत करने लगता है। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार उसे कोई ऐसा इंसान मिला था जिसे यकीन था कि वो खुद को बदल सकता है। एक रात रेड और एंडी से बातचीत करते हुए टॉमी अचानक एक चौंका देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले दूसरी जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसे अपराधी से हुई थी जो डकैती के दौरान किए गए दोहरे हत्याकांड का घमंड से जिक्र करता था। उस अपराधी ने बताया था कि वो एक अमीर बैंकर के घर में घुसा था और पकड़े जाने पर उसने बैंकर की पत्नी और उसके प्रेमी दोनों की हत्या कर दी थी। बाद में वो हंसते हुए कहता था कि उस हत्या का इल्जाम बैंकर के सिर मढ़ दिया गया। जैसे ही टॉमी अपनी बात पूरी करता है, एंडी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस कहानी की हर बात उसी हत्याकांड से मेल खाती थी जिसकी सजा वो पिछले लगभग 20 सालों से भुगत रहा था। करीब 2 दशक बाद पहली बार एंडी के हाथ ऐसा सबूत लगा था जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था। अगली ही सुबह वो बिना देर किए वार्डन नॉर्टन के पास पहुंच जाता है और उसे पूरी बात विस्तार से बताता है। एंडी नॉर्टन से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि इस मामले की दोबारा जांच करवाई जाए और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाए। शुरुआत में नॉर्टन ऐसे दिखाता है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर एंडी जेल से रिहा हो गया तो उसका पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खत्म हो जाएगा।
एंडी उसके हर काले कारनामे से वाकिफ था। नकली बैंक खातों से लेकर भ्रष्टाचार और चोरी किए गए पैसों तक वो सब कुछ जानता था। इसलिए नॉर्टन किसी भी कीमत पर एंडी को शॉशैंक से जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहता था। फिर भी इंसाफ की आखिरी उम्मीद के सहारे एंडी बार बार कहता है कि टॉमी गवाही देकर असली हत्यारे का सच सबके सामने ला सकता है। लेकिन नॉर्टन शांत स्वर में कहता है कि इतने साल बाद अदालत किसी अपराधी की बात पर कभी भरोसा नहीं करेगी। ये सुनते ही एंडी अपना आपा खो बैठता है। पूरी फिल्म में पहली बार वो नॉर्टन पर जोर से चिल्लाता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने अपने फायदे के लिए एक बेगुनाह इंसान को सालों से जेल में कैद करके रखा है। एंडी की ये बात सुनते ही नॉर्टन के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो बिना एक शब्द बोले गार्डों को आदेश देता है कि एंडी को तुरंत पकड़कर एकांत कारावास में डाल दिया जाए। कुछ दिनों बाद देर रात नॉर्टन चुपचाप टॉमी को जेल के मैदान में बुलाता है। वो उससे पूछता है कि असली हत्यारे वाली कहानी सच है या नहीं। टॉमी घबराते हुए पूरी बात सच सच बता देता है। उसे लगता है कि वार्डन सचमुच एंडी की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी नॉर्टन धीरे से एक तरफ हटता है और ऊपर बंदूक लिए खड़े गार्ड को इशारा कर देता है। अगले ही पल गोलियां चलती हैं और टॉमी वहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। बाद में गार्ड ये झूठी कहानी फैलाते हैं कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शॉशैंक के लगभग हर कैदी को सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। टॉमी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि एंडी हमेशा के लिए चुप रहे। इसके बाद नॉर्टन एकांत कारावास में बंद एंडी से मिलने जाता है और बड़े आराम से उसे बताता है कि टॉमी भागने की कोशिश के दौरान मारा गया। ये सुनते ही एंडी समझ जाता है कि असल में क्या हुआ है। ये सच जानकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और साफ इनकार कर देता है कि अब वो नॉर्टन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन नॉर्टन उसे याद दिलाता है कि शॉशैंक के अंदर हर चीज उसके इशारों पर चलती है। अगर एंडी ने उसकी बात नहीं मानी तो लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, कैदियों की पढ़ाई का पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाएगा और एंडी अपनी बाकी जिंदगी एकांत कारावास में सड़ता रहेगा। करीब 1 महीने बाद एंडी को आखिरकार एकांत कारावास से बाहर निकाला जाता है। जब वो वापस जेल के मैदान में आता है तो रेड तुरंत महसूस कर लेता है कि एंडी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ नजर आता है। उसी रात एंडी रेड के पास बैठता है और मैक्सिको के जिहुआतानेहो नाम की एक जगह का जिक्र करता है। वो बताता है कि ये समुद्र किनारे बसा एक शांत कस्बा है जहां कोई किसी से सवाल नहीं करता और इंसान अपने अतीत का बोझ भूलकर आजादी से जी सकता है। एंडी कहता है कि उसका सपना वहां एक छोटा सा होटल खोलने का है और समुद्र किनारे पुरानी मछली पकड़ने वाली नावों की मरम्मत करके नई जिंदगी शुरू करने का है। फिर वो रेड की ओर देखकर कहता है कि उसे उम्मीद है एक दिन रेड भी वहां आकर उसका साथ देगा। लेकिन रेड तुरंत इस बात को टाल देता है। जेल में अपनी लगभग पूरी जिंदगी बिताने के बाद अब वो सपनों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए उम्मीद सिर्फ और ज्यादा दर्द देने वाली चीज बन चुकी थी। एंडी बस मुस्कुरा देता है और फिर पूरी कहानी की सबसे यादगार बात कहता है, या तो जीने में लग जाओ या फिर मरने का इंतजार करते रहो। इसके बाद वो रेड को एक अजीब सी बात बताता है। वो कहता है कि अगर कभी रेड जेल से रिहा हो जाए तो उसे बक्सटन के पास मौजूद एक खेत में जरूर जाना। वहां पत्थरों से बनी एक दीवार के पास खड़े एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे उसने रेड के लिए एक बेहद जरूरी चीज छिपाकर रखी है। एंडी की बातें सुनकर रेड हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उसे पहले कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। इसके बाद मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। उसी रात एक कैदी रेड को बताता है कि एंडी ने उससे हाल ही में एक लंबी रस्सी मंगवाई थी। ये सुनते ही रेड घबरा जाता है। झूठे आरोप, वर्षों तक हुए अत्याचार, टॉमी की मौत और एकांत कारावास जैसी घटनाओं के बाद उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका सबसे अच्छा दोस्त अब आत्महत्या करने का फैसला तो नहीं कर चुका। यही सोचते सोचते वो पूरी रात बेचैन रहता है और वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन जाती है। बाहर आसमान में जोरदार बिजली कड़क रही होती है और मूसलाधार बारिश पूरे शॉशैंक जेल पर बरस रही होती है। वहीं अपनी कोठरी के अंदर एंडी चुपचाप उस काम की तैयारी कर रहा होता है जिसे करना लगभग नामुमकिन था। अगली सुबह रोज की तरह कैदियों की गिनती के लिए सभी कोठरियां खोली जाती हैं। एक एक करके सभी कैदी बाहर निकल आते हैं, लेकिन एंडी कहीं दिखाई नहीं देता। शुरुआत में किसी को ज्यादा शक नहीं होता। रेड सोचता है कि शायद पिछली रात की मानसिक हालत की वजह से एंडी अभी तक सो रहा होगा। तभी एक गुस्सैल गार्ड एंडी की कोठरी की ओर बढ़ता है और उसे जोर से उठने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर झांकता है उसके होश उड़ जाते हैं। कोठरी पूरी तरह खाली होती है। कुछ ही सेकंड में पूरे जेल में खतरे का सायरन गूंज उठता है। शॉशैंक के इतिहास में पहली बार कोई कैदी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। ये खबर मिलते ही वार्डन नॉर्टन घबराकर एंडी की कोठरी में पहुंचता है, जबकि सभी गार्ड जेल के कोने कोने की तलाशी लेने लगते हैं। चूंकि एंडी का सबसे करीबी दोस्त रेड ही था, इसलिए उसे भी तुरंत वहां लाया जाता है। नॉर्टन उससे जवाब मांगता है, लेकिन रेड सचमुच कुछ भी नहीं जानता होता।
गुस्से से पागल नॉर्टन कमरे में रखी चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। तभी अचानक एक पत्थर एंडी के बिस्तर के पास लगे पोस्टर को चीरते हुए दीवार में जा धंसता है। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स एकदम सन्न रह जाता है। नॉर्टन धीरे धीरे पोस्टर हटाता है और उसके पीछे कंक्रीट की दीवार के अंदर बना एक विशाल सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देता है। गार्ड हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एंडी पिछले लगभग 20 वर्षों से रेड द्वारा मंगवाए गए उसी छोटे से रॉक हैमर की मदद से चुपचाप दीवार खोदता आ रहा था। अब यह नामुमकिन लगने वाली फरारी सच साबित हो चुकी होती है। वो सुरंग जेल की दीवार के पार जाकर नीचे बनी सीवेज पाइप तक पहुंचती थी। गार्ड तुरंत जेल के बाहर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं, जबकि नॉर्टन वहीं खड़ा सब कुछ अविश्वास से देखता रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि एंडी अपनी पूरी जेल की सजा के दौरान इस फरार होने की योजना पर काम कर रहा था। इसके बाद फिल्म दिखाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पिछली रात वार्डन के दफ्तर से लौटने के बाद एंडी ने नॉर्टन के सभी वित्तीय रिकॉर्ड और सबूत एक प्लास्टिक बैग में सावधानी से रख दिए थे। फिर उसने चुपके से अपने जेल वाले जूते उतारकर वार्डन के चमड़े के जूते पहन लिए। बाहर तेज गरज के बीच उसने दीवार पर लगा पोस्टर हटाया और उस सुरंग में घुस गया, जिसे खोदने में उसने लगभग 20 साल लगा दिए थे। इन वर्षों में दीवार से निकले कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े वो अपनी जेबों में भर लेता था और रोजाना टहलते समय थोड़ा थोड़ा करके जेल के मैदान में बिखेर देता था। इसलिए किसी को कभी उस पर शक नहीं हुआ। करीब 2 दशकों तक एंडी सबकी आंखों के सामने चुपचाप अपनी आजादी का रास्ता बनाता रहा। आखिरकार जब वो सीवेज पाइप तक पहुंचा तो उसने एक बड़े पत्थर से जंग लगी। लोहे की पाइप पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। बाहर हो रही तेज गरज और बारिश ने उन आवाजों को पूरी तरह दबा दिया। अनगिनत वारों के बाद आखिर वो पाइप टूट गई और एंडी उसके अंदर घुस गया। उसके आगे का रास्ता बेहद गंदा, अंधेरा और डरावना। लगभग आधे मील तक एंडी घुप अंधेरे में इंसानी गंदगी, सीवेज और बदबूदार पानी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है। कई बार उसे उल्टियां भी आती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि 19 साल की कैद के बाद आखिरकार आज़ादी बस कुछ ही दूर उसका इंतजार कर रही होती है। आखिरकार वो सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वो आखिरी पाइप को तोड़कर बाहर निकलता है और जेल की दीवारों के बाहर बह रही नदी में जा गिरता है। कई दशकों बाद पहली बार एंडी डुफ्रेन सचमुच आज़ाद होता है। वो मूसलाधार बारिश के बीच दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाकर खड़ा हो जाता है। ऊपर बिजली गरज रही होती है और बरसता हुआ पानी उसके शरीर से जेल की सारी गंदगी ऐसे धो देता है मानो उसका दोबारा जन्म हो गया हो। लेकिन एंडी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह अलग अलग बैंकों में रैंडल स्टीवंस नाम का एक आदमी पहुंचता है। कागजों में यह पहचान पूरी तरह असली दिखाई देती है, क्योंकि वर्षों पहले एंडी ने उसके नाम से नकली हस्ताक्षर, पहचान पत्र और सभी कानूनी दस्तावेज तैयार कर रखे थे। इसी वजह से किसी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। एंडी आराम से वार्डन नॉर्टन के सभी गुप्त खातों से $1 निकाल लेता है। देखते ही देखते लगभग $3,70,000 एक ही दिन में गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो नॉर्टन के भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, कैदियों से कराए जा रहे अवैध श्रम और कई हत्याओं से जुड़े सभी सबूत अखबारों और सरकारी अधिकारियों को भेज देता है। उधर शॉशैंक जेल में वार्डन नॉर्टन पूरे भरोसे के साथ अपने दफ्तर की तिजोरी खोलने पहुंचता है। उसे लगता है कि उसके सारे सबूत अब भी सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वो तिजोरी खोलता है, अंदर उसे सिर्फ एंडी की बाइबल दिखाई देती है। हैरानी में वो बाइबल खोलता है। उसके पन्नों के बीच एक खोखली जगह बनी होती है, जहां एंडी ने इतने सालों तक अपना छोटा सा रॉक हैमर छिपा कर रखा था। उसी के साथ नॉर्टन की नजर एंडी द्वारा छोड़े गए एक संदेश पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है, प्रिय वार्डन, आप सही थे। मुक्ति सचमुच भीतर ही छिपी थी। ठीक उसी पल पुलिस की कई गाड़ियां शॉशैंक जेल की ओर दौड़ पड़ती हैं। अखबारों में नॉर्टन के सारे काले कारनामे उजागर हो चुके होते हैं। कैप्टन हैडली को हत्या के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकारी अधिकारी पूरे जेल पर छापा मार देते हैं। तब नॉर्टन को एहसास होता है कि जिस शांत स्वभाव के बैंकर को उसने 20 साल तक कमजोर समझा, उसी ने एक ही रात में उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। अब उसे समझ आ जाता है कि अगला कैदी वही बनने वाला है। ये सोचकर नॉर्टन खुद को अपने दफ्तर में बंद कर लेता है। कुछ ही पलों बाद पूरे शॉशैंक जेल में गोली चलने की आवाज गूंजती है। भ्रष्ट वार्डन नॉर्टन अपनी ही जिंदगी खत्म कर चुका होता है। इधर शॉशैंक से बहुत दूर एंडी आखिरकार मैक्सिको पहुंच जाता है। जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि अब उस पर कोई नजर नहीं रख रहा होता। न कोई उसे आदेश देने वाला होता है और न ही कोई उसे फिर कभी कैद कर सकता है। कुछ समय बाद रेड को बिना किसी भेजने वाले के पते वाला एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उस पोस्ट कार्ड पर मैक्सिको के एक खूबसूरत समुद्र तट की तस्वीर बनी होती है। उसे देखते ही रेड सब कुछ समझ जाता है। एंडी जिंदा है। उसका दोस्त सचमुच शॉशैंक से निकलकर उस जगह पहुंच चुका है जहां जाने का सपना वो हमेशा देखा करता था। कई वर्षों बाद पहली बार रेड के चेहरे पर एक आजाद इंसान जैसी मुस्कान दिखाई देती है।
उधर जेल के अंदर एंडी की फरारी एक दास्तान बन चुकी होती है। हर कैदी उसी बैंकर की चर्चा करता है जिसने सिर्फ एक छोटे से रॉक हैमर की मदद से कंक्रीट की मोटी दीवार में सुरंग बनाकर असंभव को संभव कर दिखाया। यहां तक कि गार्ड भी यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा सच में हो सकता है। समय बीतता रहता है। लगभग 40 साल जेल में बिताने के बाद रेड एक बार फिर पैरोल बोर्ड के सामने पेश होता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं होता। अब वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता और न ही सुधार की वही रटी रटाई बातें दोहराता है। इस बार वो सिर्फ सच बोलता है। वो स्वीकार करता है कि उसे अपनी जवानी में किए गए अपराध पर सच्चा पछतावा है। इसलिए नहीं कि पैरोल बोर्ड यही सुनना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सचमुच अफसोस है कि उसने एक मूर्ख युवक की तरह किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पैरोल बोर्ड उसकी बात बिना कुछ कहे सुनता रहता है। कई दशकों में पहली बार रेड बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखता है। आखिरकार लगभग 40 साल बाद उसका पैरोल मंजूर हो जाता है। रेड अपने हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर धीरे धीरे शॉशैंक जेल से बाहर निकलता है। उसके पीछे जेल का विशाल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन अब आज़ादी उसे खुशी नहीं देती, बल्कि डराने लगती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। सड़क पर गाड़ियां पहले से कहीं तेज दौड़ रही होती हैं, इमारतें ऊंची हो चुकी होती हैं और लोगों के जीने का तरीका भी बदल चुका होता है। रेड खुद को बिल्कुल ब्रूक्स की तरह महसूस करने लगता है, भटका हुआ, उलझा हुआ और वर्षों की कैद का आदी। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिलता है और वो एक किराने की दुकान में सामान पैक करने का काम शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जब भी उसे वॉशरूम जाना होता है तो वो आदतवश अपने मैनेजर से अनुमति मांग बैठता है, जैसे अब भी जेल में रह रहा हो। हर रात वो अकेला बैठकर शॉशैंक, ब्रूक्स और एंडी को याद करता रहता है। कई बार अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि वो दोबारा कोई अपराध करके वापस जेल लौट जाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वही जगह अब उसे अपनी सी लगती है। लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। एक दिन वो आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला करता है। वो अपनी पैरोल की शर्त तोड़कर उस जगह की ओर निकल पड़ता है जिसका जिक्र एंडी ने वर्षों पहले किया था। लंबे सफर के बाद रेड एक विशाल मैदान में पहुंचता है, जहां पत्थर की दीवार के पास एक बड़ा सा ओक का पेड़ खड़ा होता है। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाता है और एक काले ज्वालामुखी पत्थर के नीचे उसे एक छोटा सा छिपा हुआ डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे में कुछ पैसे और एंडी का लिखा हुआ एक पत्र रखा होता है। पत्र में एंडी लिखता है कि अगर रेड यहां तक पहुंच गया है तो शायद वो थोड़ा और आगे भी आ सकता है। फिर वो उसे मैक्सिको आकर अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि वहां उसे अपने दोस्त की जरूरत है। आखिर में एंडी वही बात दोहराता है जिसका कभी रेड मजाक उड़ाया करता था। उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद दुनिया की सबसे अच्छी चीज। ये पत्र पढ़कर रेड के भीतर सब कुछ बदल जाता है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो डर नहीं बल्कि उम्मीद को चुनता है। कुछ समय बाद वो पैरोल का उल्लंघन करते हुए मैक्सिको की सीमा पार कर जाता है। जैसे जैसे बस अमेरिका से दूर जाती है, रेड के मन में घबराहट भी होती है, लेकिन साथ ही उसे लंबे समय बाद जिंदगी का एहसास भी होने लगता है। आखिरकार वो उस खूबसूरत समुद्र तट पर पहुंचता है। नीला समंदर, खुला आसमान और किनारे पर खड़ी एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव, और उसके पास खड़ा होता है एंडी। एंडी नजर उठाता है और अपने पुराने दोस्त रेड को अपनी ओर आते हुए देखता है। सालों की कैद, दर्द, मारपीट, भ्रष्टाचार और बेबसी के बाद दोनों दोस्त आखिरकार उसी समुद्र किनारे फिर से मिलते हैं जिसके सपने एंडी ने लगभग 20 वर्षों तक देखे थे। और शॉशैंक जेल में कदम रखने के बाद पहली बार दोनों सचमुच आज़ाद इंसान बन चुके होते हैं। इसी के साथ इस शानदार फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म के साथ।